हाँ, चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और प्रोसीड करते हैं। उसके आगे हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब जो हमारा इनपुट पड़ा हुआ है, एक्सेस इनपुट पड़ा हुआ है, मतलब हमने क्या किया है, टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है और जो हमने सेल्स की हैं उस पर जो टैक्स लगाया है वो कम है। तो इनपुट लेने का प्रोसेस क्या है, या फिर आप ऐसे मान लो आपने बहुत सारे सीजीएसटी पे किए, एसजीएसटी पे किए, आईजीएसटी पे किए, तो उसका यूटिलाइजेशन आप किसका किससे करोगे, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ये चार्ट देखते हैं, इससे हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें किसका इनपुट किस तरीके से लेना है। अब आप देखो, पहला पहला बॉक्स देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी। अगर आपको आईजीएसटी पे करना है, सपोज आपको आईजीएसटी पे करना है, मतलब आपने सेल करी होगी इंटरस्टेट सेल, तो आपने आईजीएसटी लगाया, तो आईजीएसटी लगाया है तो आईजीएसटी को ना पे करना पड़े, आप किस किस को माइनस कर सकते हो। तो पहला तो याद करो, सेम का सेम से याद है, ये याद जाएगी टेबल। आईजीएसटी पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का यूज़ कर लो क्योंकि सेंटर को चला जाता है, और फिर सेंटर को क्या जाता है सीजीएसटी, तो फिर सीजीएसटी को पे कर लो, देन फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, और लास्ट में देन एंड देन इफ बैलेंस इज देयर फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। मतलब आईजीएसटी का बेनिफिट, आईजीएसटी का ध्यान समझो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आईजीएसटी को पे करने के लिए आप किस किस को यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, फर्स्ट पेमेंट ऑफ, आपके पास इनपुट किसका पड़ा हुआ है, आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी जो भंडार पड़ा हुआ है, जो बहुत सारा बच गया है, उसको आप कहाँ कहाँ से माइनस करवा सकते हो, कौन कौन से आउटपुट से, आउटपुट ऑफ आईजी, आउटपुट ऑफ सीजी, आउटपुट ऑफ एसजी एंड यूडी, मतलब सबसे ही कर सकते हो। यानी किसी भी प्रकार के टैक्स को पेमेंट के लिए आप आईजीएसटी को माइनस करवा सकते हो। आपका आईजीएसटी क्या है, इनपुट। फिर आपके पास किसका इनपुट पड़ा हुआ है, सीजीएसटी का, यानी आपने सीजीएसटी बहुत पे कर दिया होगा, तो सेम याद करो पहले जिसका जिससे, तो सीजीएसटी का बेनिफिट आप कर सकते हो पहला सीजीएसटी को ही पे करने के लिए और आईजीएसटी को ही पे करने के लिए, ठीक है। एसजीएसटी सॉरी सीजीएसटी और आईजीएसटी को पे अगर करना है और अगर आपके पास सीजीएसटी ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इन केस देयर इज अ फर्दर बैलेंस इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज टू पे मीट एसजीएसटी और यूटी। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप तीसरी टेबल यहाँ पे तीसरी को मैच नहीं करोगे। यहाँ पे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को पे करने के लिए आप सीजीएसटी को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों का एरिया ऑफ टैक्सेशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे, एसजीएसटी सीजीएसटी आर मैनुअली mutually exclusive which means that these cannot be adjusted against each other। इन दोनों को आपस में एडजस्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, देन लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। आपके पास किसका इनपुट पड़ा हुआ है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का। तो फिर सेम, अगर आपको पे करना है एसजीएसटी यूटीजीएसटी, तो इनको पेमेंट करने के लिए आप एडजस्ट कर लो एसजी और यूटीजीएसटी। देन फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आपको पे करना है आईजीएसटी तो यूज़ आप कर सकते हो एसजीएसटी यूटीजीएसटी का। लास्ट, इन केस देर इज़ अ फर्दर बैलेंस इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। अब इसके आगे आप नहीं ले जा सकते, मतलब इसके बाद अगर आपका सारा इनपुट बचा हुआ है, अभी भी इनपुट बचा हुआ है, तो इसको आप अगले साल के लिए ले जाइए नेक्स्ट पीरियड एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। मतलब इसके बाद अगर आपका सीजीएसटी बचा है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, सीजी को आप एसजीएसटी यूटीजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये टेबल आपको याद रखनी है, नहीं समझ में आता तो एक बार और वीडियो पीछे करके देखनी, ठीक है। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट देखो, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, आप क्रेडिट समझ गए, आईटी समझ गए, अब नया जो कॉन्सेप्ट है वो आया है ब्लॉक क्रेडिट। इसको समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। पहला, where the goods or services of both are used by registered person। अब यहाँ पे क्या है, यूज़ कर ली गई है। तो एक बात समझो, पीछे मैंने आपको बताया था अगर आपने कोई गुड्स यूज़ कर ली, सेल्फ कंज्यूम कर लिया, तो एक बार बताओ जब आपने परचेज़ किया उस पर टैक्स तो लगा होगा, टैक्स तो दोनों केस में लगे, चाहे आप फर्दर सेल करो चाहे आप कंज्यूम करो। तो यहाँ पे कंसेप्ट ब्लॉक क्रेडिट का क्या है कि अगर आपने कोई सामान खरीद के, पहला कंसेप्ट, पहला पॉइंट, खुद यूज़ कर लिया तो क्या उसमें मैं उसका क्रेडिट ले पाऊँगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, where the goods or service or both are used by registered person partly for purpose of any business
and partly for other business, the amount of credit shall be restricted to the input tax attributable to the purpose of his business. मतलब पूरा अगर घर के लिए यूज़ कर लिया तो कोई भी क्रेडिट नहीं मिलना, लेकिन जितना भी आपने बिजनेस के लिए यूज़ किया होगा, मतलब अगर आपने 100% गुड्स का 10% बिजनेस यूज़ किया, 20% बिजनेस यूज़ किया, तो उतना ही इनपुट आप ले पाओगे, बाकी सारा ब्लॉक कैंसिल नहीं ले पाओगे। इसी को ब्लॉक क्रेडिट बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखो, वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन, कहाँ, partly for effecting taxable supplies including zero rate supply under CGST Act and IGST Act, and partly for effecting exempt supplies। देख लो ये सारी वो सप्लाईज है जहाँ पे टैक्स लग नहीं रहा, या बहुत कम टैक्स लग रहा है, या वो टैक्स की गुड्स ही नहीं है। The amount of credit shall be restricted to the input tax attributable to the said taxable supply including zero rated supplies। अगर आपने टैक्स पे किया होगा ज़ीरो रेटेड का या पार्टली फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाईज का, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ का यूज़ होगा, क्रेडिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, वहीं मिल पाएगा जहाँ पे सेट टैक्स पर सप्लाई इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई, उसी से हो पाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यानी ज़ीरो रेट सप्लाई या पार्टली एग्जाम सप्लाई का यूज़ आपको वहीं करना है जहाँ पे उसको आपने कंज्यूम किया, जहाँ से आपने उसको सेल किया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई शैल बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। अब कैसे पता चलेगा कौन सी सप्लाई एग्जाम्प्ट है, तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि इस गुड्स में टैक्स है ही नहीं। इंक्लूड सप्लाई ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, जिस पे मुझे पे नहीं करना, सामने वाले को पे करना। ओके, ये हमारे पास ये वाला एक बार और देखते हैं इसको। वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई शैल बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, इंक्लूड सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स और रिवर्स चार्ज, इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, इंक्लूड सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी और पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज की बात हो रही है, सिक्योरिटीज़ के सेल के परचेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सप्लाईज क्या है, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्प्ट। नॉर्मली इनमें टैक्स नहीं लगता, इनमें टैक्स किसी और टैक्स के दायरे में, जैसे इनकम टैक्स में लगता है यहाँ पे TDS सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कहाँ पे, सिक्योरिटी सेल परचेज पे। तो यहाँ पे GST का कॉन्सेप्ट नहीं बनता, इसलिए इसको बोलेंगे हम ब्लॉक क्रेडिट। उसके बाद अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो, इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन और एडवांसेज शैल हैव द फॉलोइंग 2 ऑप्शन। ये मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में। क्या, कंप्लाई विद प्रोविजन अंडर सेक्शन 72, या तो आप क्या करो, अवेल द ITC एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो सप्लाई एंड नॉट ऑन एग्जाम्प्ट सप्लाई, या तो आप क्या करो, ITC किस पे लो, टैक्सेबल सप्लाईज पे लो और टैक्सेबल सप्लाईज पे टैक्स पे करो। या दूसरा सिंपल कहता है अवेल ऑफ एवरी मंथ आप क्या करो, हर मंथ क्या करो आप, एन अमाउंट ऑफ 50% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज इन दैट मंथ एंड द रेस्ट शैल लेफ्ट। 50% आप यूज़ करो, 50% आप भूल जाओ। ये लास्ट हमने डिस्कस किया था। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया था, जो असेट्स आप खरीदते हो बिजनेस में, जिसे अकाउंट्स में आप असेट्स कहते हो, उस पर आपको भारी भरकम टैक्स लगा होगा, करोड़ों की मशीनरी खरीदी होगी, तो उसका इनपुट आप कहाँ एडजस्ट करोगे। अब आप खुद सोचो इस पर अलग से प्रोविजन क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो आप नॉर्मल गुड्स खरीदते हो उस पर टैक्स जो है कंपैरिजन टू कैपिटल गुड्स कम होगा, समझ रहे हैं। कोई बड़ा प्लांटर मशीनरी आप खरीदोगे तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का होगा। तो क्या उस पे जो टैक्स लगा उसके टैक्स का इनपुट आप अपने नॉर्मल गुड्स की सप्लाईज पे एडजस्ट कर लोगे, इसलिए ये कंसेप्ट टैक्स रिस्पेक्ट इन कैपिटल गुड्स। 7th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मैनर इन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कैपिटल गुड्स कैन बी डिटरमिन्ड subject to the provision of subsection 3 of section 16 input tax credit in respect of capital goods which attract the provision of subsection 1 to 17 being partly used for purposes of businesses and partly for other business, or partly used for purposes of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rate supply and partly for effecting exempt supply shall be attributable to purpose of services for effecting taxable supply in the following manner। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कैपिटल गुड्स का आपने यूज़ किया है, चाहे
चाहे किसके लिए, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, चाहे जीरो सप्लाई के लिए, उन सब के लिए प्रोविजन सेम है। प्रोविजन क्या है, ये एडजस्टमेंट कैसे होगा टैक्स का, ये पहला, the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for non-businesses or used for intended to be used exclusively for effective exempt supply shall be indicated in form GSTR2 and shall not be credited to his electronic cash ledger। अब देखो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है, पहली बात, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट जो होगा उसे आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं दिखाएंगे, बाकी सारा वहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है, वहाँ पे सारा आप ले जाते हो, वहाँ नहीं दिखाना, इसका अलग से मेंटेन करना है। और इसका जो फॉर्म होगा, इसका जो आप डिटेल गवर्नमेंट को दोगे उसके लिए भरोगे आप GSTR2। दूसरा प्रोविजन, द अमाउंट ऑफ input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supply, वहाँ यूज़ नहीं करना, एंड बट इंक्लूडिंग जीरो टू, वहाँ यूज़ कर लेना, जीरो सप्लाईज पे शैल बी इंडिकेटेड इन फॉर्म GSTR2 एंड शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसका भी सेम प्रोविजन। The amount of input tax credit in respect of capital goods not covered under clause A और B में जो नहीं आए तो उसका क्या करेंगे हम, shall be credited to electronic credit ledger and useful life of such goods shall be taken as 5 years from the date of invoice of such purchase। तीसरी चीज़, मेन चीज़ याद रखो, जो भी आप कैपिटल गुड्स परचेज करोगे उस पर जो क्रेडिट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, उसका आप यूटिलाइजेशन 5 साल तक कर सकते हो। मैंने बताया ना अमाउंट बहुत बड़ा है, अमाउंट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसका आप इनपुट 5 सालों तक ले सकते हो, 5 years तक, राइट। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट ITC शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच डेप्रीसिएशन हैज़ बीन क्लेम, मतलब आप ऐसा ना हो कि उस एसेट्स का सारा डेप्शन क्लेम कर लिया, बात ध्यान समझो, ऐसा ना हो उस एसेट्स की जो WDV हो जीरो हो जाए, मतलब एसेट मतलब बुक के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही ना करता हो और उसका आप क्या किए जा रहे हो, इनपुट लिए जा रहे हो। तो मतलब कहने का ये कि एसेट एग्जिस्ट होना चाहिए बुक में। Okay, clause A, that is exclusively used for a specified purpose is subsequently not exclusively used for aforesaid purposes. The value of A shall be arrived at by reducing the input tax at the rate of 5 percentage point for every quarter or part thereof and the amount A shall be credited to ECL। अब यहाँ पे एक प्रोविजन है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है, इसको हम बाद में देखेंगे कि कभी इनपुट लेने के कई तरीके हैं कैपिटल गुड्स के, इसको अभी रुक जाओ आप, इनपुट टैक्स लेने के अलग तरीके हैं, वो क्वेश्चन अलग से आएगा अगर, और नहीं तो इसको आप मत लिखो तो ही अच्छा है। डी पॉइंट देखो आप, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ ए क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक लेजर अंडर क्लॉज C to denoted total credit TC shall be common credit in respect of capital goods for tax period। जितना भी आपने परचेज किया सारा आप इकट्ठा कर लो, उसको आप TC से डिनोट करो। The amount of input tax credit attributable to tax period on amount of capital goods during their useful life to be denoted TM। TM कैसे आएगा, जितना आप लोगे ईयरली, TC इज इक्वल टू 60 क्या है 12 25 60 पर ईयर आपका आ गया, कितना आप क्रेडिट लोगे। The amount of tax credit at the beginning of tax period on all common capital goods whose useful life remained during the tax period be denoted TR, मतलब जितना बैलेंस आपका बचा, TC टोटल, TM पर ईयर, TR जितना बैलेंस बचा। TE क्या है लास्ट, the amount of common credit attributed towards exempted supply के अलग से वर्ड यूज़ किया गया है TE। क्लियर, चलो इतना ही लिखना है इसमें, और कोई प्रोविज़न नहीं है कैपिटल गुड्स पे। अब आप आ जाओ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जी, पहला ए पॉइंट देखो, फर्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इज एंटाइटल्ड टू ITC ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, input as input contains semi-finished or finished goods or the day immediately preceding the date फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स। अब देखो एक अच्छा आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर आपके पास इनपुट बहुत सारा पड़ा हुआ है तो आप क्या करो, GST पे करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले लो। अगर आप ले लेते हो तो ITC का बेनिफिट आप ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। 30 दिन के लिए आपको पीरियड दिया गया है। दूसरा, अ पर्सन हु हैज़ टेकन वॉलंटियरेशन, लेकिन मैंने क्या किया, ये 30 दिन का चक्कर ही खत्म कर दिया, मैंने सेल सप्लाई बिजनेस शुरू करने से पहले ही नंबर ले लिया, तो अच्छा किया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर वॉलंटरी ले लिया ऑफ द CGST एक्ट इज एंटाइटल्ड टू ITC इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक।
held in stock inputs such as input contains semi-finished or finished goods on the day immediately preceding the date of registration. तुरंत जैसे ही नंबर लिया उसी दिन से मैं अपने इनपुट का बेनिफिट लेना शुरू कर दूंगा. A person switching over to normal scheme to composition, मैंने पढ़ाया था पहले आप नॉर्मल थे यानी आप नॉर्मल टैक्स पे करते थे महीने, अब आप कंपोजिशन में जा रहे हो, सालाना के लिए जा रहे हो. स्कीम इनपुट एंड सच इनपुट कंटेन सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स एंड नॉर्मल क्रेडिट. अब देखो क्या लिखा हुआ है. अगर आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल असेसी से कहाँ जा रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, तो आईटीसी का क्या होगा, इज एंटाइटल टू आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स एज नॉर्मल टैक्स पेयर. उसी दिन से आप इनपुट टैक्स लेना शुरू कर दोगे जिस दिन से आप नॉर्मल टैक्स पे करना शुरू कर दिया था आपने. वैसे मैं आपको बता दूं, कंपोजिशन स्कीम में इनपुट का चक्कर नहीं है. तो अगर आप कंपोजिशन में जा रहे हो तो कोशिश ये करो कि अपना सारा इनपुट ख़त्म कर लो. मेरी बात समझे, टैक्स प्लानिंग है कि अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो तो नॉर्मल से कंपोजिशन का मतलब है अब आपको कंपोजिशन में कोई इनपुट का चक्कर नहीं है, उसमें सीधा आपको फ्लैट जीएसटी पे करना है टोटल टर्नओवर का. ठीक है, तो वो फिर आपका ब्लॉक क्रेडिट ही हो जाना है. फोर्थ, वेयर द एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिकम टैक्सेबल. पहले एग्जेम्प्ट थी, अब क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई. The person making such supply shall be entitled to take ITC in respect of goods held in stock. Input as such an input contained in finished relatable to exempt supply. He shall also be entitled to take credit of capital goods used exclusively for exempt supply subject to reduction in the earlier stage of prescribed in the rule. पहले वो क्या थी, exempted थी, अब उसका क्या हो गया, taxable हो गई, तो भी आप उसका input further ले पाओगे. Fifth, ITC in all above cases is to be availed within 1 year from the date of issue of invoice. अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ITC कैपिटल गुड्स में 5 साल तक यूज़ करना है. कैपिटल गुड्स के अलावा इनपुट और इनपुट सर्विस का बेनिफिट आईटीसी 1 साल तक ले लेना है, उसके बाद वो भी ब्लॉक. समझ रहे हैं कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं. इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, ही द यूटिलाइज आईटीसी शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो कोई कंपनी है, जैसे मान लो वोडाफोन. अब वोडाफोन आगे चल के वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई, तो इन दोनों का आईटीसी क्या होगा, क्या ब्लॉक या कैरी फॉरवर्ड. तो कंसेप्ट कहता है कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब जो उनके परचेजेस का इनपुट पड़ा होगा वो आगे की सेल में एडजस्ट हो जाएगा. ये बेनिफिट मिल रहा है. नेक्स्ट, अ पर्सन स्विचिंग ओवर फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम. अब देखो क्या हो रहा है, पहले कंपोजिशन में था तो बताओ क्या इनपुट कुछ मिला होगा, नहीं मिलता रहा होगा. अब नॉर्मल में जा रहा है और वेयर टैक्सेबल सप्लाई बिकम एग्जेम्प्ट. पहले टैक्सेबल थी, अब वो एग्जेम्प्ट हो गई. तो आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, चाहे वो इनपुट हो, इनपुट कंटेन सेमी फिनिश का हो, एज वेल एज कैपिटल गुड्स विल हैव टू बी पेड. आप बोलोगे इनपुट क्यों पे करना पड़ रहा है, अरे करना पड़ेगा ना. पहले क्या थे आप, कंपोजिशन स्कीम में थे, अब नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो कंपोजिशन में इनपुट तो मिलता नहीं होगा, तो नॉर्मल में अब आपको इनपुट पे करना पड़ेगा जब तक आपका, क्योंकि आपने क्या स्कीम ले ली है, हाँ. तो 7th पॉइंट को ध्यान से एक बार पढ़े, देखो क्या कह रहा है. कंपोजिशन स्कीम से आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, कंपोजिशन में इनपुट पड़ा हुआ है, तो नॉर्मल कंपोजिशन में तो कोई इनपुट मिलता ही नहीं. तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि आपको पे करना पड़ेगा, वो किसके लिखी हुई है, वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई बिकम एग्जेम्प्ट. पहले टैक्सेबल थी, अब एग्जेम्प्ट हो गई, तो फिर इनपुट उसका क्या करें, इनपुट आपको पे करना पड़ेगा, जो इनपुट आपने ले लिया. ठीक है. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी इज टेकन ऑन अमाउंट इक्वलेंट टू आईटीसी अवेल्ड माइनस द रिडक्शन एज प्रेस्क्राइब rule 5% of every quarter of part thereof shall have to paid in case of tax on transaction value of supply is more than. ये फिर से वही पहला पॉइंट आ गया कि 5% जो हर क्वार्टर आपको बेनिफिट मिल रहा था उसका क्या, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स
ऑफ और प्लांटर मशीनरी ऑन विच ITC इज टेकन, ले लिया ITC, ऑन अमाउंट ऑफ इक्वलेंट टू ITC अवेल्ड माइनस रिडक्शन 5% वाला, हैव टू बी पेड इन केस द टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर, अगर हो गई तो ये 5% का क्वार्टर वाला डिफरेंस, इसको आप इग्नोर ही करो क्योंकि ये स्पेशल टैक्स का ट्रीटमेंट है, ये शायद हमारे BCom लेवल में अभी यहाँ नहीं, ठीक है। चलो इतने पॉइंट आप ITC के बारे में लिखने की कोशिश करो एग्जाम में, राइट। अब नया कंसेप्ट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कशन पहले मैंने किया होगा। ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, किसका, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ISD बोलते हैं, ठीक है। ये अलग ही कंसेप्ट है ISD का मतलब क्या है, मैं खुद बेचता नहीं कुछ, मैं बस खरीदता हूँ। अब क्योंकि मैं खरीदता हूँ तो मेरे पास इनपुट खूब पड़ा हुआ है, तो मेरा इनपुट मैं किसको दूँ, मैं अपने इनपुट का बेनिफिट किसको दूँ, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, अपने नॉन पर्सन को करोगे ना आप। तो ऐसे मान लो आप हेड ऑफिस और ब्रांच, हेड ऑफिस सारी परचेज कर रहा है, हेड ऑफिस सारी परचेज कर रहा है, हेड ऑफिस को बहुत सारा इनपुट पड़ा हुआ है, तो अपनी ब्रांचेस को क्या दे रहा है, वो इसका इनपुट का बेनिफिट दे रहा है। कैसे एडजस्ट होगा, इसका हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। देखो पहले ISD का मतलब लिखा हुआ देखो 261 के अंदर, इज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच रिसीव टैक्स इनवॉइसेज इश्यूड under section 31 towards receipt of input service and issued in prescribed document for the purpose of distributing the credit of CG, SG, IG, UTGST paid on paid services to a supplier of taxable goods and services having the same PAN as that of office referred to the above। मेरा कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ सारे मैं सप्लाईज परचेज करता हूँ और वो जो सप्लाईज है वहाँ से CGST, SGST, IGST पे हुए हैं, तो वो मेरा ऑफिस जो है मेरी सारी ब्रांचेस को मुझे इसका बेनिफिट दे देगा। वंस अ पर्सन गेट रजिस्टर्ड एज ISD, मुझे ISD का अलग से एक तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कि मैं ISD हूँ, मैं सर्विस देता नहीं, मैं सर्विसेज लेता हूँ, फिर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। इन द GST रिजीम ही वुड बी एलिजिबल टू ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट एज पर द प्रोविजन। अभी तो हमने ISD को समझा, अब इसको बोल रहा है ISD के तहत अगर रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सेक्शन 17 जैसे जैसे बोलेगा। Recipient of credit means supplier of goods and services are both having the same PAN as that of ISD। Recipient of credit किसको मिलेगा, देने वाले का नाम ISD है। Recipient of credit कौन होगा, means the supplier of goods और सर्विसेज और both having the same PAN as that of ISD। पैन नंबर सेम है, पैन दोनों का सेम है, किसका, ISD का और जो क्रेडिट लेगा, क्योंकि बिजनेस तो एक ही है, एंटिटी एक ही है, बस क्या है, फंक्शनल काम अलग अलग हो रहा है। हेड ऑफिस परचेजेस सारी कर रहा है और ब्रांचेस क्या है, सेल्स कर रही है। ओके, अब ISD को कुछ जिम्मेदारी निभानी है, वो जिम्मेदारी क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूटीज ऑफ ISD। पहला डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट, पहले आप क्या करो, पहला पॉइंट देखो, डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट ऑफ CGST, IGST एंड SGST टू द सप्लायर टू हुम सच सर्विसेज में बी एट्रीब्यूटेबल। आप अभी हम पढ़ेंगे रेशो के हिसाब से देना है, मतलब सबको नहीं देनी। अगर मान लो आप हेड ऑफिस में 4 ब्रांचेस हैं और 4 ब्रांच में 3 ही सेल कर रही हैं, 3 ही सेल कर रही हैं, तो 3 को एट्रीब्यूट करना है। In case of interstate transfer of input service, ISD and recipient are located in different states, तो प्रॉब्लम हो गई। क्या हो रहा है, इंटरस्टेट ट्रांसफर हो गया इनपुट क्रेडिट का, वेयर ISD एंड रेसिपिएंट आर लोकेटेड डिफरेंट स्टेट में हो रहा है। क्या हो रहा है, ISD अलग स्टेट में और जो सर्विस रेंडर कर रहा हो अलग स्टेट, तो क्या होगा, अंडर द CGST लॉ component of CGST and IGST can be transferred to IGST। CGST और IGST का जो बैलेंस होगा ट्रांसफ़र हो सकता है किसमें, कंपोनेंट ऑफ CGST एंड IGST कैन बी ट्रांसफर्ड टू IGST। दोनों का बेनिफिट कहाँ चलेगा, IGST को पे करने में। अंडर SGST लॉ कंपोनेंट ऑफ CGST एंड IGST कैन बी ट्रांसफर टू IGST, मतलब एक दूसरे का कंपोनेंट दोनों में एडजस्ट होगा। अब आप बोलोगे क्या है भाई, CGST सेंटर को जाता है जहाँ पे क्या होगा, और IGST सेंटर को जाता है जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, दोनों का बेनिफिट आपस में लिया जा सकता है, राइट। अब नॉर्मल प्रोविजन, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट अगर ट्रांसफर हुआ इनपुट क्रेडिट एंड ISD एंड रेसिपिएंट, तो क्या होगा, पहला अंडर CGST लॉ कंपोनेंट ऑफ CGST एंड IGST कैन बी ट्रांसफर टू CGST एंड अंडर द SGST लॉ कंपोनेंट ऑफ SGST कैन बी ट्रांसफर टू SG, मतलब बेनिफिट आप एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द कंडीशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। अब आईएसडी को ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे वो क्रेडिट को एडजस्ट कर पाए। तो पहला पॉइंट ध्यान समझो, क्रेडिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट। अब देखो, क्योंकि आईएसडी सेल्स नहीं करता लेकिन क्योंकि परचेसेस करता है, इनपुट पड़ा हुआ है, तो आईएसडी को एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, इनपुट देने के लिए, इनपुट का बेनिफिट देने के लिए इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। किसको, जिसे इसको रेसिपिएंट को, जिसे इसको आईएसडी ट्रांसफ़र करना है, जिसे इसको इनपुट ट्रांसफ़र करना है। जैसे मान लो मेरा ऑफिस है, मेरा हेड ऑफिस, और मुझे अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसको इन्वॉइसेस इशू कर करके मुझे उसका बेनिफिट देना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को प्रूफ हो। पहला पॉइंट, The amount of credit distributed shall not exceed the amount of credit available। बिल्कुल, amount of credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution। ज़्यादा थोड़ा ना दे दोगे आप। If the credit is attributable to one supplier, it shall be distributed only to that supplier। अगर एक ही ब्रांच है तो एक ही ब्रांच को देना है। The credit of tax paid on input services attributable to more than one or all recipient credit shall be distributed only among such recipient to whom given इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल। द मैनर ऑफ एलोकेटिंग द अमाउंट शैल बी एज फॉलो। कैसे करेंगे हम, पहला मैंने बताया था प्रोराटा बेसिस, ए वाला देखो लिखा है प्रोराटा, डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी प्रोराटा बेसिस बेस्ड ऑन टर्नओवर इन स्टेट ऑन विच यूनियन टेरिटरी सच रेसिपिएंट द एग्रीगेट ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल स्टेट। मतलब समझता है ना, जैसे मान लो 4 ब्रांचेस हैं, आपके पास 10 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो आप कैसे कैसे दोगे चारों को, उनकी सेल का प्रपोर्शन करके। ठीक है, सेल का प्रपोर्शन मतलब जैसे मान लो टोटल चारों ब्रांच की सेल को मिला के 10 लाख है और ब्रांच ए ने सेल करी है 2 लाख की, तो 10 लाख को कैसे बांटोगे आप, 10 लाख इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, यानी टोटल टर्नओवर को डिवाइड करके ब्रांच की टर्नओवर को ऊपर रख के और इंटू करोगे टोटल जो क्रेडिट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं, लास्ट में क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, प्रोराटा बेसिस वाले, इसको करने। बी, For the purpose of computing distribution ratio, the turnover of respective supplier of preceding year की लेनी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पिछले साल की लेनी है, करंट ईयर की नहीं। In case any of the supply were not operational in the preceding year, the turnover of immediately preceding quarter from the month of the distribution to be taken। अगर पिछले साल वो ब्रांच एक्टिव ही नहीं थी तो पिछले क्वार्टर की तो अवेलेबल होगी, लेटेस्ट क्वार्टर की आप उसकी सेल्स को ले लो। राइट, Once the credit is distributed by ISD in the prescribed manner by way of prescribed document, the recipient to whom such supply is distributed get credit the electronic cash ledger can use the payment of input। अब इसको मेंटेन करना है यहाँ पे, क्या, जिसको ISD दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन करना है। लास्ट, ISD इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न डालनी है ISD को GSTR 16 को, कब तक, 13th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच द क्रेडिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस दिन आप क्रेडिट ट्रांसफर करोगे उसके अगले मंथ की 13 तारीख से पहले आप रिटर्न भर दो और गवर्नमेंट को बता दो कि मैंने इतना सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन ITC डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, क्लियर, यू राइट। अब 12th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और ये ISD का कॉन्सेप्ट भी लास्ट है और यहाँ पे हमारा इनपुट सर्विस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टैक्सेस का प्रोविजन है, यानी पेमेंट कैसे करनी है, टैक्स कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लास्ट देखते हैं, अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैंने कभी कभी क्या हो गया, जितना मेरे पास इनपुट था उससे ज़्यादा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉब्लम क्या होगी, ज़्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। रिकवर करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो, मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस। पहला, देयर कुड बी अ सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज ऑफ एक्सेस क्रेडिट इन कंपैरिजन टू व्हाट इज अवेलेबल और अलाउड अंडर द लॉ टू द रेसिपिएंट। टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन सेक्शन 18 को लाया गया ऑफ द MGL बिकम MGN कंटेन प्रोविजन ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट है। क्या है, इट प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ISD इज मोर देन credit available, the excess credit may be recovered from ISD by initiation under the provision of section 51 of the MGL। recovered करना है कैसे, provide that in case of credit distributed by ISD is in contravention which could be distributed more than the available, तो क्या होगा, incorrect ratio or distribution of credit supplier not entitled to it could relate to type distribution, excess credit may be recovered from recipient by initiation action under provision। अब यहाँ पे देखो क्या है, या तो आप नॉर्मली उसको गवर्नमेंट को बता दो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसको वापस कर लो, या नहीं तो अगर आपने जानबूझ के गलती करी, मतलब फ्रॉड टाइप में किया, तो फिर आपके रिकवरी प्रोसीजर, पेनल्टी प्रोसीजर भी लगाए जा सकते हैं। कुल मिला के अगर आपने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिकवर कर लो, वापस को
टेकन बैक कर लो, गवर्नमेंट को बता दो। नहीं तो अगर पकड़े गए तो मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही होता है। टैक्स बचाने के लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में झोल करते हैं, तो फिर उसको पेनल्टी प्रोविजन लगाए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेशन में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की पेमेंट कैसे होगी, और उसके बाद TDS TCS GST में जो नए आए, राइट। चलो।